सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, आज हम लोग संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत आने वाले एक महत्वपूर्ण विषय उपसर्ग को पढ़ेंगे, क्योंकि उपसर्ग से संबंधित परीक्षा में कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभी कुछ पद दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इनमें कौन सा उपसर्ग है, या कभी कभी कुछ उपसर्ग दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इनसे बनने वाले पदों को लिखें। तो चलिए आज हम समझते हैं कि उपसर्ग है क्या और इसका प्रयोग किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले हम लोग उपसर्ग शब्द को देखेंगे कि यह बना कैसे है। तो उपसर्ग में उपसर्ग सृज धातु और घै प्रत्यय लगा है, इनसे बना है उपसर्ग। उपसर्ग में पूछा जाए अगर कि कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें है बच्चों उपसर्ग, सृज धातु और घै प्रत्यय। इसमें दो पद हैं, उप और सर्ग। उप का अर्थ होता है पास या निकट, और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि या निर्माण करना। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि किसके पास और क्या निर्माण करना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उपसृज्यन्ते धातु नाम समीपे क्रियन्ते इति उपसर्गाः, अर्थात जो धातुओं के समीप रहकर कुछ नया सृजन करते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। अर्थात उपसर्ग का काम है धातुओं के समीप रहकर, यानी कि धातुओं के पूर्व में पहले आकर कुछ नया सृजन करना। कुछ नया सृजन करते हैं, इसीलिए इसमें सृज धातु है। सृज का अर्थ ही होता है सृजन करना, यानी कि उपसर्ग का काम ही है धातुओं के या पदों के निकट रहकर। निकट कहने का तात्पर्य है कि उसके पहले। उपसर्ग हमेशा पहले लगता है, चाहे वह धातु के पहले लगे या किसी पद के पहले लगे, तो पूर्व में ही वह आता है और वह कुछ सृजन करता है, कुछ नया करता है, इसीलिए उसको कहा जाता है उपसर्ग। तो उसका काम क्या है? धातुओं या पदों के पूर्व में आकर कुछ नया सृजन करना। जैसे यहाँ पर देखिए, एक क्रिया है हरति। हरति का अर्थ होता है छीनता है। अगर इसमें प्र उपसर्ग लगा दिए तो बन गया प्रहरति। प्रहरति का अर्थ हो गया प्रहार करता है। हरति यानी कि छीनता है और प्रहरति प्रहार करता है। यहाँ पर देखिए अर्थ बिल्कुल बदल गया। उसी प्रकार यहाँ देखिए, हरति का अर्थ तो हो गया छीनता है, उसमें अगर वी उपसर्ग लगा दिए तो हो गया विहरति। इसका अर्थ हो गया सैर करता है, घूमता है। तो यहाँ पर भी अर्थ बिल्कुल बदल गया। तो उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी भी धातु अथवा शब्द के पहले जुड़कर अर्थ को बदल देता है। धातोः प्राक् उपसर्गान् योजयित्वा वयं नवीन क्रियापदानां निर्माणं कुर्मः। धातुओं के पहले, प्राक् यानी कि पूर्व में, धातुओं के पहले उपसर्गों को जोड़कर हम लोग नए क्रियापदों का निर्माण करते हैं। और धातुओं से पहले उपसर्गों को जब हम जोड़ते हैं नए क्रियापदों का निर्माण करने के लिए, तब क्या होता है? नए क्रियापदों का निर्माण करने के लिए जब हम धातु के साथ उपसर्गों को जोड़ते हैं तो 3 तरह के परिवर्तन होते हैं। सबसे पहला परिवर्तन तो होता है कि क्रिया के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। किसी भी क्रियापद के पूर्व अगर किसी उपसर्ग को हम जोड़ते हैं तो उसका पहले का जो अर्थ होता है, उपसर्ग को जोड़ देने के बाद जो अर्थ बनता है उसमें परिवर्तन आ जाता है।
जैसे यहाँ पर देखिए गच्छति क्रिया का अर्थ होता है जाता है, उसमें अगर हम आ उपसर्ग जोड़ दिए तो इसका अर्थ हो गया आ गच्छति, पद बन गया, नया पद बन गया आ गच्छति, और इसका अर्थ होता है आता है। उसी प्रकार यहाँ देखिए गच्छति जाता है, इसमें अव उपसर्ग लगा दिए तो नया जो सृजन हुआ वह बन गया अवगच्छति, और इसका अर्थ होता है समझता है। हरति, हरति का अर्थ होता है छीनता है, ले लेता है। इसमें अगर आ उपसर्ग लगा दिए तो हो गया आहरति, आहरति का अर्थ हो गया लाता है। उसी प्रकार हरति में अगर हम अनु उपसर्ग लगा दिए तो हो गया अनुहरति, अनुहरति का अर्थ हो गया नकल करता है। उसी प्रकार देखिए नयति, नयति एक क्रियापद है जिसका अर्थ होता है ले जाता है। इसमें अगर हम वी उपसर्ग लगा दिए तो बन गया विनयति, विनयति का अर्थ होता है झुकता है। बिल्कुल अर्थ बदल गया, कहाँ ले जाता है और झुकता है। उसी प्रकार सीदति, सीदति का अर्थ होता है दुखी होता है। उसमें प्र उपसर्ग अगर हम लगाते हैं तो वह बन जाता है प्रसीदति, प्रसीदति का अर्थ होता है प्रसन्न होता है। दूसरा परिवर्तन होता है कि क्रिया के अर्थ में विशिष्टता आ जाती है। पहला परिवर्तन तो हुआ कि क्रिया का अर्थ बदल जाता है, और दूसरा परिवर्तन जो है कि उसमें विशिष्टता आ जाती है, कुछ खास विशेषता आ जाती है। जैसे यहाँ पर देखिए गच्छति यानी कि जाता है, उसमें अगर हम अनु उपसर्ग लगा देंगे तो बनेगा अनुगच्छति, अनुगच्छति का अर्थ हो गया पीछे पीछे जाता है। यानी कि जाता है क्रिया में एक विशेषता आ गई कि जाता तो है लेकिन कहाँ कैसे, तो हो गया पीछे पीछे जाता है। उसी प्रकार आपनोति, आपनोति का अर्थ होता है प्राप्त करता है। उसमें प्र उपसर्ग अगर हम लगाते हैं तो बन जाता है प्राप्नोति। दोनों का अर्थ होता है प्राप्त करता है, लेकिन इसमें खास विशेषता आ गई है कि अच्छी तरह से प्राप्त करता है। एक प्राप्त करना यानी कि किसी ने कुछ दिया अब फिर उसने वापस ले लिया तो वह कहलाएगा आपनोति, यानी कि मैंने प्राप्त किया वहाँ पर होगा आपनोति, जो कि वापस देने वाला है। लेकिन जो सदा के लिए मुझे मिल गया, अच्छी तरह से मैंने उसे ग्रहण कर लिया, तो वह कहलाएगा प्राप्नोति। तीसरा जो परिवर्तन है वह है कि क्रिया के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि पहले से जो अर्थ है उसी के आसपास उसका अर्थ होता है। जैसे कि यहाँ देखिए वसति, वसति का अर्थ होता है रहता है। इसमें अगर हम नि उपसर्ग लगा दिए तो बन गया निवसति, इसका अर्थ भी वही हुआ जो कि वसति का है। उसी प्रकार अधि उपसर्ग भी लगा देंगे तो बनेगा अधिवसति, दोनों का अर्थ मिलता जुलता है। तो तीन तरह से परिवर्तन हुए बच्चों। पहला परिवर्तन तो हुआ कि क्रिया का अर्थ पूरी तरह से बदल गया। दूसरा परिवर्तन हुआ कि क्रिया में विशेषता आ गई, और तीसरा परिवर्तन जो है वह कुछ परिवर्तन नहीं होता है बल्कि उसी के आसपास उसका अर्थ रहता है। अब हम देखेंगे कि उपसर्गों की संख्या होती कितनी है। तो संस्कृत में बच्चों कुल उपसर्गों की संख्या है 22, और उपसर्गों के नाम है प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आंग, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि और उप। ये 22 उपसर्ग हैं। अब चलिए देखते हैं इन उपसर्गों के कुछ अर्थ और इनसे बनने वाले कुछ पद। ऐसे तो उपसर्गों के बच्चों अलग से कोई विशेष अर्थ नहीं होते हैं,
इनका विशिष्ट अर्थ निकलता है जब ये धातु और पदों के साथ लग जाते हैं। फिर भी इनका एक अर्थ लेकर हम लोग चलते हैं। प्र, तो इसका अर्थ अधिक के अर्थ में इसे हम लेंगे, है ना। तो इसका पद जो बनेगा वह होगा प्रचारः, प्रकारः, प्रभावः आदि। उसी प्रकार है परा, इसका उल्टा अर्थ, उल्टे अर्थ में इसे लेंगे और इसमें होगा पराजयः, परामर्शः, पराकाष्ठः। अप, बुरा के अर्थ में, न्यूनता के अर्थ में। अपमानः, अपकारः, अपवादः। फिर है सम, पूर्णता के अर्थ में, संवादः, संसारः, संबोधनम। अनु, छोटा या पीछे के अर्थ में, अनुभवः, अनुवादः, अनुचरः। अव, हीनता या अनादर के अर्थ में, अवकाशः, अवरोधः, अवमानः। निस्, विपरीत या रहित, निश्चयः, निश्चलः। निर, बाहर या निषेध, निराहारः, निर्दोषः, निर्दयः। दुष्, बुरा या कठिन, दुष्कर्मः, दुष्कालः आदि। दुर, बुरा या कठिन। दुष और दुर दोनों एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। दुराचारः, दुरात्मा, दुराग्रहः। वि, विशेषण या अभाव के अर्थ में, विहारः, विकासः, विसर्गः। उसके बाद है आंग, आंग का आ शेष बचता है। यह थोड़ा या फैलाव के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। आचारः, आहारः, आभारः। फिर है नी, नी का नीचे या अच्छी तरह, निषेधः, निवासः, निदानम। अधि, प्रधानता के अर्थ में, अधिकारः, अधिमानम आदि। अपि, अपि का अर्थ होता है भी, इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप में होता है, इनसे पद नहीं बनते हैं। उसके बाद अति, यानी कि अधिक के अर्थ में, अत्याचारः, अतिवादः। सु, सुंदर के अर्थ में, सुपुत्रः, सुरागः, सुलेखः। उत, उत्कर्ष के अर्थ में, उत्कोचः, उद्धारः, उद्योगः। अभि, समीपता या अधिकता के अर्थ में, अभिमानः, अभियोगः, अभिज्ञानः। प्रति, विरोध के अर्थ में, प्रतिकारः, प्रतिरोधः, प्रतिदिनम। परि, चारों ओर के अर्थ में, परिश्रमः, परिचयः, परिजनः। उप, पास, निकट या छोटा के अर्थ में, उपकारः, उपहारः, उपवासः। तो यहाँ पर बच्चों उपसर्ग पूरा हो गया। आपको बच्चों समझना है कि परीक्षा में प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जो पद दिए गए हैं, इनमें से कुछ पद दिए जाएंगे। मान लीजिए कि दे दिया गया है प्रचारः और पूछा जाए कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो आपको बताना होगा कि प्रचारः में प्र उपसर्ग है। या फिर दे दे संसारः और पूछा जाए कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो आपको बताना होगा कि इसमें सम उपसर्ग है। निश्चयः, इसमें निस उपसर्ग है। दुरात्मा, इसमें दुर उपसर्ग है। उसी तरह से विसर्गः, इसमें वि उपसर्ग है। या फिर क्रियापद दिए जाएं इस तरह से, प्राप्नोति और पूछा जाए कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो आपको बताना होगा कि इसमें ये कौन सा प्रत्यय नहीं, क्षम्यतां, कौन सा उपसर्ग है, तो आपको बताना होगा कि प्र उपसर्ग है। अनुगच्छति, इसमें अनु उपसर्ग है। उसी तरह से निवसति, इसमें नि उपसर्ग है।
तो इसी तरह से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे, या कभी कभी कुछ उपसर्ग दे दिए जाएंगे, जैसे कि अनु, अव, ये उपसर्ग दे दिए गए और कहा जाए कि इनसे बनने वाले पदों को लिखें या दिए गए पदों में से उन्हें चुनकर लिखें। तो आपको बच्चों क्रियापदों को ध्यान से देखना है और उपसर्गों से बनने वाले इन पदों को ध्यान से देखना है। इतना अगर आप कर लेते हैं तो परीक्षा में आए प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। तो आशा है बच्चों आपको समझ में आया होगा। अब आप इनका अभ्यास करें। धन्यवाद।